Hello students, my name is Lalit Gautam and I welcome you all on World Student Scope, our channel. We were discussing chapter number 2, Units and Measurement of class 11th. तो हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे. In our last lecture, we discussed and finished applications of dimensional analysis. हमने dimensional analysis का टॉपिक फिनिश किया. अभी तक हम कवर कर चुके हैं कि यूनिट्स क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, और फिजिकल क्वांटिटीज को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया. वन वाज फंडामेंटल क्वांटिटीज जो कि टोटल 7 होती हैं इन नंबर, और उसके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज होते हैं दे ऑल आर डिराइव्ड क्वांटिटीज. अलग से हमने दो क्वांटिटीज को और पढ़ा. वन वाज प्लेन एंगल एंड अनदर वन वाज सॉलिड एंगल, जो कि डायमेंशनल लेस है बट उनकी यूनिट होती है. ठीक है, प्लेन एंगल को हम रेडियंस में मेजर करते हैं, सॉलिड एंगल को हम स्टेरेडियंस में मेजर करते हैं. उसके बाद हमने देखा कि डायमेंशन क्या होती है और डायमेंशनल फॉर्मूला एंड व्हाट इज द यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, यानी कि लास्ट लेक्चर में हमने एप्लीकेशंस फिनिश की डायमेंशनल एनालिसिस की. टुडे वी विल शिफ्ट टू सेकंड पार्ट. जैसा कि चैप्टर का नेम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो हम यूनिट्स के बारे में, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं. अब हम बात करेंगे मेजरमेंट के बारे में. वी ऑल नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेजरमेंट. मतलब कुछ मेजर करना, कुछ मापना, है ना. किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज मेजर करना, उसका मास, उसकी डेंसिटी, उसकी वॉल्यूम, कुछ भी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब हम बात करते हैं तो उसे मेजर किया जाता है, राइट. सो हाउ विल वी मेजर. अब हम देखने वाले हैं डिफरेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज को फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट लेंथ. हम लेंथ के बारे में ही बात करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मास और टाइम के बारे में भी, बट लेंथ का जो टॉपिक होता है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स एज वेल, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं. तो हमें लेंथ का जो टॉपिक डिस्कस करना है, हम कैसे मेजर करते हैं. नाउ वी ऑल नो दिस इज अ मीटर स्केल. ठीक है, ये एक मीटर स्केल है जो 1 मीटर जिसकी लेंथ है, राइट. तो ये कितना मेजर कर सकता है, मैक्सिमम ये लेंथ कितनी मेजर कर सकता है. मैक्सिमम इट कैन मेजर 1 मीटर और I can say 100 सेंटीमीटर्स, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, राइट. तो 1 मीटर का जो स्केल है वो 1 मीटर तक का डिस्टेंस मेजर कर सकता है. बट वी नो कि हमें मीटर से बड़े स्केल पर भी डिस्टेंस मेजर करने होते हैं. फॉर एग्जाम्पल किलोमीटर्स, फॉर एग्जाम्पल मेगामीटर. ठीक है, ये प्रीफिक्स जो भी इनके आगे यूज होते हैं, किलो, मेगा, राइट. तो उनका अपना मीनिंग होता है कि 1 किलोमीटर जो है इक्वल है 10 टू द पावर 3 मीटर्स के, यानी कि 1000 मीटर्स के. तो जो भी बड़े डिस्टेंस होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम कहीं जा रहे हैं, है ना, एक सिटी से दूसरी सिटी में जा रहे हैं, तो देन वी विल मेजर डिस्टेंस इन किलोमीटर. तब हमारा मीटर से काम नहीं चलेगा, राइट. गाड़ियों में जो ओडोमीटर होता है जो हमें डिस्टेंस बताता है, वो किलोमीटर्स में मेजर करता है डिस्टेंस. सिमिलरली अगर इससे भी ज्यादा बड़े डिस्टेंस अगर हमें मेजर करने हैं, तो हमें और भी बड़ी यूनिट्स की जरूरत होगी. किलोमीटर से भी बड़ी यूनिट्स की हमें जरूरत होती है. एंड सेम वे में हमें स्मॉलर डिस्टेंस भी मेजर करने होते हैं. अब मीटर स्केल से हम मैक्सिमम मेजर कर सकते हैं 1 मीटर, राइट. लेकिन मिनिमम हम क्या मेजर कर सकते हैं, छोटे से छोटा ऑब्जेक्ट जिसकी हम लेंथ या कुछ भी, कोई भी डायमेंशन हम मेजर कर सकते हैं. दैट मीन्स मिनिमम हम क्या मेजर कर सकते हैं. मिनिमम जो हम मेजरमेंट ले सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, उसे हम लीस्ट काउंट भी कहते हैं. वैसे इट इज ऑल्सो नोन एज लीस्ट काउंट. जो भी हम मिनिमम मेजरमेंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट से ले सकते हैं, छोटी से छोटी मेजरमेंट. ऑलराइट, सो अभी ये उसी मीटर स्केल का एक जूम किया हुआ वर्जन है, ठीक है, जिसमें हम देख सकते हैं डिविजन्स को प्रॉपरली. तो ये मीटर स्केल ही है बट कट किया हुआ है, राइट. सो वी नो कि हम मीटर स्केल से क्या मेजर कर सकते हैं. दिस लेंथ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर्स. ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हम 1 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हैं, लेकिन 1 सेंटीमीटर भी फर्दर डिवाइड है कितने पार्ट्स में, 10 पार्ट्स में. सो दिस इज द लेंथ. अगर हम देखें इस एक छोटे डिवीजन को हम देखते हैं, सो दिस इज द स्मॉलेस्ट लेंथ विच वी कैन मेजर विद द हेल्प ऑफ मीटर स्केल. और ये कितनी है, 1 सेंटीमीटर को हमने क्या किया है, फर्दर 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है. तो दैट मीन्स 0.1 सेंटीमीटर मैं इसे कह सकता हूं. ठीक है, दिस स्मॉल डिवीजन इज 0.1 सेंटीमीटर. अगर ये कंप्लीट लेंथ हम किसी ऑब्जेक्ट की मेजर करते हैं 3
अगर यहां तक है तो हम 3 सेंटीमीटर कह रहे हैं, राइट, बट उससे कोई भी एक डिवीजन आ गया है, 2 डिवीजन आ गया तो हम 3.1 3.2 ऐसे कहते हैं, राइट। सो जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है या फिर हम कह सकते हैं लीस्ट काउंट एक मीटर स्केल का कितना होता है, 0.1 सेंटीमीटर होता है, और इसे हम 1 मिलीमीटर भी कह सकते हैं, राइट। 1 मिलीमीटर 0.1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, क्योंकि जब हम 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो वो जो एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है दैट इज नोन एज 1 मिलीमीटर। ऑल राइट, अगर हमें 1 मिलीमीटर को लिखना है मीटर्स की फॉर्म में तो वो कितना होता है, 10 टू द पावर -3 मीटर, राइट, क्योंकि ये कंप्लीट क्या था, एक मीटर स्केल था, और ये जो एक छोटी सी डिवीजन है ये उसका कितना पार्ट है, कितना हिस्सा है, ये सिर्फ उसका 1/1000th पार्ट है, 1/1000th पार्ट है ये कंप्लीट मीटर स्केल का। सो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मीटर्स के इक्वल होता है। सो मिनिमम जो हम मेजरमेंट कर सकते हैं कम से कम, और आई कैन से लीस्ट काउंट, राइट, सो वो क्या होगा, 1 मिलीमीटर कह लो, 0.1 सेंटीमीटर कह दो, या फिर 10 की पावर -3 मीटर कह दो, एवरीथिंग इज करेक्ट, राइट। बट हम ऐसा यूनिट में अगर बोलें तो 10 की पावर -3 मीटर्स तक हम मेजर कर सकते हैं। अगर हमें स्मॉलेस्ट कोई भी लेंथ मेजर करनी है यूजिंग अ मीटर स्केल तो हम इससे ज्यादा छोटी लेंथ को हम मेजर नहीं कर सकते। सो व्हाट विल वी डू, अगर हमें इससे भी स्मॉल कोई लेंथ अगर मेजर करनी हो, राइट, लेट मी इरेज दिस पार्ट। मीटर स्केल का जो मिनिमम हुआ मेजरमेंट वो कितना आया, 0.1 सेंटीमीटर भी हम उसे लिख सकते हैं, उसे हम 1 मिलीमीटर भी कह सकते हैं, और उसे हम अगर ऐसा यूनिट में देखें तो 10 की पावर -3 मीटर्स हम उसे बोलेंगे, ठीक है। सो दिस इज द स्मॉलेस्ट लेंथ विच वी कैन मेजर यूजिंग अ मीटर स्केल। सो दिस वाज फॉर मीटर स्केल। बट अगर हमें इस 1 मिलीमीटर से भी स्मॉलर लेंथ अगर कोई मेजर करनी है तो आर देयर एनी इंस्ट्रूमेंट्स, तो इंस्ट्रूमेंट्स हैं। देयर इज वर्नियर कैलिपर, उसका आपने नाम सुना होगा, वर्नियर कैलिपर, ओके। वैसे वो बोर्ड एग्जाम के सिलेबस में नहीं है ये इंस्ट्रूमेंट, राइट। तो वर्नियर कैलिपर से जो हम मिनिमम जो लेंथ हम मेजर कर सकते हैं, अब यहां पर हम 10 के पावर -3 मीटर्स तक जा सकते थे, उससे कम हम नहीं जा सकते, बट वर्नियर कैलिपर से हम 10 की पावर -4 मीटर्स तक जा सकते हैं। यानी कि इस 1 मिलीमीटर को भी क्या कर दो, 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, है ना, कि एक बार और 10 से डिवाइड हुआ है। अगर हम 10 की पावर -3 को एक बार और 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 10 की पावर -4। सो इट मीन्स कि हमने 1 मिलीमीटर जो लेंथ है, इतनी छोटी सी दिखने वाली लेंथ, उसे भी हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और अब उसकी भी हम एक एक पार्ट को हम मेजर कर सकते हैं। सो वर्नियर कैलिपर की हेल्प से हम एक स्केल और डाउन चले गए, ठीक है। अब इससे भी ज्यादा अगर हमें नीचे जाना है एक स्केल और, तो हम यूज करते हैं स्क्रू गोज और स्फेरोमीटर, ठीक है। सो दिस इज द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट, स्क्रू गोज और स्फेरोमीटर, ये हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां हम मिनिमम जो लेंथ मेजर कर सकते हैं वो इससे भी एक स्केल कम, यानी कि 10 की पावर -5 मीटर्स तक की लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं। ऑल राइट, आई होप ये क्लियर है आपको। एक मीटर स्केल से हम मिनिमम जो मेजर कर सकते हैं वो 1 मिलीमीटर है। वर्नियर कैलिपर की हेल्प से हम 10 की पावर -4 मीटर्स तक जा सकते हैं, और स्क्रू गोज की हेल्प से हम एक और स्केल डाउन आ जाओ, 10 की पावर -5 मीटर्स तक हम मेजर कर सकते हैं। ऑल राइट, सो दिस वॉज अबाउट स्मॉल डिस्टेंसेस, ठीक है, छोटे डिस्टेंस अगर हमें मेजर करने हैं, और अगर इससे भी ज्यादा छोटी लेंथ हमें मेजर करनी है, फॉर एग्जांपल एक एटम का साइज, एक न्यूक्लियस का साइज, राइट, तो ये सब चीजें जब हमें मेजर करनी होती हैं तो वी नीड माइक्रोस्कोप। तब यहां पर ये कोई भी इंस्ट्रूमेंट हमारी हेल्प नहीं करेगा, वी नीड माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब वो माइक्रोस्कोप ऑप्टिकल भी हो सकता है या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अलग अलग टाइप के माइक्रोस्कोप हैं। तो माइक्रोस्कोप में भी एक लिमिट होगी
कि वो लीस्ट सबसे छोटा डिस्टेंस को कितना मेजर कर सकता है. सो बहुत ज़्यादा वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होगी. चलिए, बट इन टूडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट लार्ज डिस्टेंस. ऑलराइट, हम आज बात करेंगे हमें अगर बहुत बड़े बड़े डिस्टेंसेस मेजर करने हैं. ये तो हमने जो डिस्कस किया ये था स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए, बट टुडे वी विल डिस्कस मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस. लार्ज डिस्टेंस कैसे? जैसे डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट या फिर स्टार का डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ. अब हम कहाँ रहते हैं? हम अर्थ पर रहते हैं. तो अगर हमें यहाँ से देखना है कि कोई स्टार हमें दिखाई दे रहा है या फिर कोई नया प्लैनेट अगर हमें दिखता है तो वो बहुत दूर होता है, राइट? तो वो डिस्टेंस हम कैसे मेजर करते हैं? हम अर्थ पर बैठे बैठे हम वो डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं, राइट? इवन हमें ये भी पता है कि जो दूसरे प्लैनेट्स हैं या फिर दूसरे स्टार हैं वो हमारी अर्थ के कंपैरिजन में कितने बड़े हैं, राइट? उनका डायामीटर क्या है, हमने उनका मास, उनका डायामीटर, हमने सब कुछ मेजर कर रखा है अर्थ पर रहकर, बिना वहां पर गए, राइट? सो ये सब हम कैसे मेजर करते हैं? डिस्टेंस मेजर करना अर्थ का, सन से डिस्टेंस मेजर करना, किसी प्लैनेट से या फिर किसी स्टार से, किसी भी प्लैनेट का या स्टार का डायामीटर कैसे मेजर करेंगे. ऑलराइट, तो ये सब हम देखेंगे आज के लेक्चर में, बिकॉज दीज आर लार्ज डिस्टेंसेस. सो हाउ वी आर गोइंग टू मेजर सच लार्ज डिस्टेंस. तो यहां हम यूज करते हैं पैरेलैक्स मेथड. यही हमें आज पढ़ना है, पैरेलैक्स मेथड. ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स, क्योंकि वहां ये क्वेश्चंस इनके ऊपर बन जाते हैं पैरेलैक्स मेथड के ऊपर. और अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बिकॉज ये तो लार्ज डिस्टेंस है, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि बहुत स्मॉल डिस्टेंस अगर हमें मेजर करने हैं, है ना, तो वो हम कैसे मेजर करेंगे. बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस लेक्चर पैरेलैक्स मेथड. ऑलराइट, अभी हमने देखा कि अगर हमें लार्ज डिस्टेंसेस मेजर करने हैं, जैसे कि किसी भी प्लैनेट का डिस्टेंस या फिर किसी भी प्लैनेट का साइज, सो वी विल यूज पैरेलैक्स मेथड. ओके, अब ये क्या है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है पैरेलैक्स, और ये मेथड क्या है, अब ये हम देखते हैं. अब इसको समझने से पहले हमने सबने ये करके देखा होगा, इफ वी आर होल्डिंग अ पेंसिल, हमारे हाथ में पेंसिल है और हम उसे देख रहे हैं, राइट? वी हैव टू क्लोज आवर वन आई, हमें एक अपनी आंख बंद कर लेनी है और उसे देखना है, ठीक है? और ऑब्वियसली हम उस पेंसिल या पेन को देख पा रहे हैं बैकग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू, कोई पीछे दीवार होगी, है ना, बैकग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू हम देख पा रहे हैं, ठीक है? और जैसे हम अपनी दूसरी आइज को बंद करते हैं और राइट हम शिफ्ट कर लेते हैं अपनी आइज, तो हम देखते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो भी शिफ्ट हो जाता है, ठीक है? ये हम करके देख सकते हैं. और अगर जो बैकग्राउंड है वो कंप्लीटली वाइट वॉल है तो हो सकता है हमें इतना डिफरेंस पता ना लगे, थोड़ा सा अगर शिफ्ट हुआ भी है, राइट, तो वो हमें पता ना लगे. अब इसमें हुआ क्या है कि पहले जब हम अपनी लेफ्ट आई से देख रहे हैं, राइट, हमारी राइट आइज क्लोज है, तो हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जहां से हम उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं वो कुछ और है. और जैसे हम अपनी राइट आइज से देखना स्टार्ट करते हैं सेम ऑब्जेक्ट को, तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कुछ और है. तो यानी कि दो अलग अलग पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से हम एक ही ऑब्जेक्ट को देखते हैं और हमें वो शिफ्ट नजर आता है. व्हाइट वॉल है अगर तो हो सकता है हमें पता ना लगे, बट इन दिस पिक्चर सेम एक्सपेरिमेंट इज डन और यहां पर बैकग्राउंड में ना 3 अलग अलग कलर्स को यूज किया गया है. अब ये और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा. नाउ दिस इज द ऑब्जेक्ट जिसे हमें ऑब्जर्व करना है, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट है. अब आप कुछ भी, ये हमारा एक तरीका है इसे समझने का कि हमने अपनी एक आइज को क्लोज करना है, दूसरे से देखना है, लेफ्ट को फिर राइट को, राइट? हम अलग अलग पॉइंट पर खड़े होकर भी देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग हेयर एंड देन दिस ऑब्जर्वर वॉक्स some distance and then this observer observes from this point. ओके, तो हम अलग अलग ऑब्जर्वेशन पॉइंट से भी सेम ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो जैसे यहां से उसने ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया, सो ऑब्वियसली वो उसे देख पा रहा है, बट उसके बैकग्राउंड में उसे लग रहा है कि ये ब्लू कलर है, ठीक है? जो बैकग्राउंड में वॉल है उस पर हमने 3 कलर ये किए हैं पेंट, एक तरफ रेड, मिडल में व्हाइट और लास्ट में क्या है, ब्लू. तो जब ये ऑब्जर्वर देखता है तो उसे क्या नजर आता है, इस ऑब्जेक्ट के पीछे ब्लू बैकग्राउंड नजर आता है, राइट? अब वो जैसे ही इस डिस्टेंस पर, लेट्स से वो कुछ भी डिस्टेंस मूव कर गया, ओके, इस डिस्टेंस को भी नाम नहीं देते हैं, एंड देन दिस ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्स द सेम ऑब्जेक्ट, ऑलराइट, फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट बी. ये था व्यू पॉइंट ए एंड दिस इज व्यू पॉइंट बी.
अब जब वो सेम ऑब्जेक्ट को देखेगा तो उसे बैकग्राउंड में ब्लू कलर नहीं दिखाई देगा, उसे वो रेड कलर दिखाई देगा, राइट? पहले उसे ब्लू कलर दिखाई दे रहा था. सो दीज आर द टू डिफरेंट लाइन ऑफ साइट. ये दो अलग अलग लाइन ऑफ साइट है. दिस इज लाइन ऑफ साइट 1, दिस इज लाइन ऑफ साइट 2. ऑल राइट? और ये दोनों ही, अब हमें ये पता लग जाता है कि ओके दिस इज द डिस्टेंस जो हम मूव किए हैं इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए. हमने कुछ डिस्टेंस मूव किया है. व्यू पॉइंट ए और बी के बीच में क्या डिस्टेंस है वो तो हमें पता है. वी ऑलरेडी नो दिस डिस्टेंस. ऑल राइट? और हमें ये लाइन ऑफ साइट भी पता लग जाती है कि ये लाइन ऑफ साइट है. ठीक है? तो अगर हमें लाइन ऑफ साइट पता है तो वो कितना एंगल बनाएंगी, ये एंगल भी हम मेजर कर सकते हैं. ये एंगल हम कैलकुलेट कर सकते हैं. सो वी नो दिस एंगल एंड वी नो दिस डिस्टेंस. हमें ये दो चीजें पता है. सो वी कैन कैलकुलेट दिस डिस्टेंस. ऑब्जेक्ट के बीच में और ऑब्जर्वर के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ऑल राइट? अभी अभी हमने प्लेन एंगल का टॉपिक कवर किया था, जिसमें प्लेन एंगल में हमने क्या देखा था. फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज एन आर्क, जिसकी ये एक आर्क है जिसकी लेंथ है l एंड दिस इज रेडियस r. ऑलरेडी ये कंप्लीट एक सर्कल होगा, मैंने सिर्फ उसका पार्ट ड्रॉ किया है. एंड दिस इज एंगल थीटा. सो ये एंगल थीटा अगर हम रेडियंस में कैलकुलेट करते हैं तो वो कितना आता है. दिस थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस. ओके, ये फॉर्मूला हमने किया है ऑलरेडी कि ये जो लेंथ होनी चाहिए, ये लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ आर्क. और आर्क किसका पार्ट है, एक सर्कल का पार्ट है, राइट? और ये क्या है, रेडियस. ठीक है? एंड दिस इज एंगल थीटा. सो एग्जैक्टली तो यही फॉर्मूला होता है. बट जब ये डिस्टेंस मान लीजिए बहुत लार्ज हो, इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, इरेज कर देते हैं. नाउ लेट्स से कि अगर वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा लार्ज है, क्योंकि हम यहां से इस पैरेलैक्स मेथड के थ्रू हम क्या ऑब्जर्व करने वाले हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को, प्लैनेट्स को या फिर स्टार को, उन्हीं को हम ऑब्जर्व करने वाले हैं. सो यहां पर अगर कोई स्टार लोकेटेड है वो बहुत डिस्टेंस पर होगा. सो ऑब्वियसली ये जो लेंथ है ये बहुत बड़ी होने वाली है. डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जेक्ट, ये डिस्टेंस बहुत बड़ा होने वाला है. सो ये मैटर नहीं करता कि ये आर्क, एक्चुअल में तो आर्क होनी चाहिए, राइट? बट हमें तो सिर्फ ये परपेंडिकुलर सीधा सीधा डिस्टेंस पता है. बट यहां पर ये अप्रोक्सीमेशन हम यूज कर सकते हैं कि वो आर्क और ये डिस्टेंस लगभग सेम ही होगा, बिकॉज ये जो डिस्टेंस है ये बहुत लार्ज है और ये जो एंगल है ये बहुत ही स्मॉल एंगल बनने वाला है. ऑल राइट? सो दिस इज पैरेलैक्स मेथड. पैरेलैक्स मेथड में हम यही करने वाले. ये जो फिनोमिना है कि जब हम अपने व्यू पॉइंट को चेंज करते हैं, है ना, व्यू पॉइंट को चेंज किया फ्रॉम ए टू बी, तो ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन है हमें लगता है कि वो भी चेंज हो गई. एक्चुअल में तो नहीं हुई बट हमें लगता है कि चेंज हो गई. सो दिस फिनोमिना इज नोन एज पैरेलैक्स. इसी को हम क्या कहते हैं, पैरेलैक्स. एंड दैट्स व्हाई दिस मेथड टू डिटरमाइन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, दिस मेथड इज नोन एज पैरेलैक्स मेथड. ऑलराइट? जब हम व्यू पॉइंट ए से देख रहे हैं तो उन्हें ऑब्जेक्ट के पीछे ब्लू कलर का बैकग्राउंड नजर आ रहा है, और व्यू पॉइंट बी से देख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट के पीछे रेड कलर का बैकग्राउंड नजर आ रहा है. नाउ लेट्स डिफाइन ऑल ऑफ दीज वर्ड्स, जो भी ये कीवर्ड्स यहां पर यूज हो रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल पैरेलैक्स. सो पैरेलैक्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट सीम्स टू चेंज. ठीक है? जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमें लगे सीम्स टू चेंज विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड, बैकग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू, ऑन चेंजिंग द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन. जब हम अपना पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज कर लेते हैं तो. ठीक है? सो दिस फिनोमिना इज नोन एज पैरेलैक्स. ये जो हमें लगता है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हुई है विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड. ऑलराइट? नाउ व्हाट इज बेसिस. अब ये नया वर्ड है बेसिस, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन. ठीक है? हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि दीज आर टू डिफरेंट व्यू पॉइंट्स. तो ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, इस डिस्टेंस को हम क्या कहने वाले हैं, बेसिस. दिस विल बी डिनोटेड बाय बी, बी फॉर बेसिस. तो ये जो डिस्टेंस है दोनों व्यू पॉइंट्स के बीच में या फिर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के बीच में. अगर हम अपनी आईज के साथ में कर रहे थे, जैसे लेफ्ट आईज को क्लोज किया फिर देख रहे थे, फिर राइट को क्लोज किया फिर देख रहे हैं,
सो वहां पर बेसिस क्या है, वहां पर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारी दोनों आईज हैं, राइट। तो वहां पर जो आईज के बीच का ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज नोन एज बेसिस, वही डिस्टेंस बेसिस बन जाएगा। ऑलराइट, सो बेसिस है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ओके। एंड व्हाट इज पैरेलैक्स एंगल, द एंगल बिटवीन टू डायरेक्शंस, है ना, हम दो अलग अलग डायरेक्शन से देख रहे हैं सेम ऑब्जेक्ट को, तो जो एंगल बन रहा है, द एंगल बिटवीन टू डायरेक्शंस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑल्सो नोन एज पैरालैक्टिक एंगल, ओके। इसको पैरेलैक्स एंगल भी कह सकते हैं, इसे पैरालैक्टिक एंगल भी हम कह सकते हैं। इसे हम थीटा से ही रिप्रेजेंट करेंगे, बट ये जो थीटा होगा दिस विल बी वेरी स्मॉल, क्योंकि हम पैरेलैक्स मेथड को यूज ही तब कर रहे हैं जब हमें बहुत डिस्टेंस पर लोकेटेड ऑब्जेक्ट्स को देखना है। सो दिस थीटा विल बी वेरी स्मॉल, ओके। पैरेलैक्स एंगल भी कह सकते हैं और पैरालैक्टिक एंगल भी कह सकते हैं इसे। ऑलराइट, सो नाउ वी विल सी, अब एनसीईआरटी में देखो इस तरह से बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से इसे दिया गया है पैरेलैक्स मेथड को। दिस इज अ स्टार, मान लो कि ये हमारा स्टार है, डिस्टेंस पर लोकेटेड है, एंड दीज आर आवर टू पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कह सकते हैं, बेसिस। दिस डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नोन एज बेसिस, डिनोट करेंगे हम बी से, ठीक है। दिस एंगल, अब ये जो डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन है, एक डायरेक्शन है ये, ठीक है, और दूसरी डायरेक्शन है ये, सो दोनों के बीच का जो एंगल है, दिस एंगल, दिस इज नोन एज थीटा, इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, नोन एज पैरेलैक्स एंगल। यही एंगल है पैरेलैक्स एंगल या फिर पैरालैक्टिक एंगल, ओके। नाउ दिस डिस्टेंस, अब हमें मेजर तो ये करना था ना, डिस्टेंस बिटवीन दिस स्टार एंड अर्थ। हम जहां से भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम अर्थ पर हैं और ये स्टार है जिसे हमें ऑब्जर्व करना है, राइट। तो हमें ये डिस्टेंस ही तो मेजर करना है। नाउ वी आर गोइंग टू यूज दैट प्लेन एंगल फॉर्मूला, जो कि एक्चुअल में किसके लिए लगता है, वेट, यहां पर एक आर्क होनी चाहिए थी, देयर शुड बी दिस आर्क। आर्क लेंथ को जब हम रेडियस से, इस रेडियस क्या बन जाती है यहाँ पर d, और ये एंगल बन जाता थीटा, तब हमें ये लगाना था। बट क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत लार्ज है, सी एज b अपॉन डी इज वेरी वेरी लेस देन 1, या फिर इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि b इज वेरी वेरी लेस देन, अब d को वहां भेज दो ना, तो b इज वेरी वेरी लेस देन d। ये जो लेंथ है ये इसके कंपैरिजन में तो बहुत स्मॉल है, राइट। तो हेंस ए बी इज टेकन एज एन आर्क। तो ये जो लेंथ है ए बी, इसी को हम क्या मान लेते हैं, आर्क मान सकते हैं, क्योंकि ये देखने में हमें ऐसा लग रहा है कि ये आर्क और ये लेंथ अलग होगी, राइट। बट जब ये डिस्टेंस बहुत लार्ज होते हैं, दे आर वेरी सिमिलर, मतलब अप्रोक्सीमेटली ये सेम ही होती हैं, तभी हम ये अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो नाउ वी कैन यूज दिस अप्रोक्सीमेशन की थीटा, ये जो एंगल होगा वो होता है आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। आर्क लेंथ अब हम b को ही मान लेंगे बेसिस अपॉन में d। ऑलराइट, अब यहां पर क्या चीज हमें नहीं पता, d, ये डिस्टेंस हमें नहीं पता। सो ये लेफ्ट साइड में आ जाना चाहिए d, एंड b अपॉन थीटा कहां आ जाएगा, डिनोमिनेटर में, एंड दैट्स इट। यही है पैरेलैक्स मेथड, वेरी सिंपल है ना, हमने कुछ भी नहीं किया। एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को हमें दो अलग अलग पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। अब दोनों की लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन अलग होंगी तो वो कुछ एंगल बनाएगी जिसे हम कह देंगे पैरेलैक्स एंगल, ठीक है। और ये डिस्टेंस हमें पता होगा दो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के बीच में कितना डिस्टेंस है, राइट। सो वी नो दिस डिस्टेंस b एंड वी नो दिस एंगल थीटा। सो हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस किसी भी ऑब्जेक्ट का, राइट। बस यहां पर ध्यान ये रखना है कि जो थीटा है दिस शुड बी इन रेडियंस, ये रेडियंस में ही होना चाहिए। आपको हो सकता है वो डिग्री में दे दे, मिनट्स में दे दे, कि कैसे भी दे सकता है, बट वी हैव टू यूज दिस एंगल इन रेडियंस। ऑलराइट, सो दैट्स इट, पैरेलैक्स मेथड बस यही है। अब ये जो मेथड था एनसीईआरटी में जैसे गिवन है, राइट, कि दो अलग अलग पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे, ये हमारा स्टार होगा, ये सब सही है, बहुत सिंपल तरीके से समझाया हुआ है। बट हम रियल में कैसे करते हैं, अब हमें ये देखना है कि हम रियल लाइफ में इसे एक्चुअल में इस एक्सपेरिमेंट को कैसे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द स्टार, ये वो स्टार है जिसका डिस्टेंस हमें मेजर करना है। तो
अब जो दो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं, हमें दो अलग अलग पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन चाहिए ना, उसको क्रिएट करने का तरीका देखो क्या होता है। बिकॉज अर्थ इटसेल्फ इज इन मोशन, अर्थ खुद भी मोशन में है ना, तो हम उसका ही यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अर्थ की जो पोजीशन है जनवरी में वो यहाँ है, ठीक है, एंड वो मूव करते करते जुलाई तक, यानी कि लगभग 6 मंथ्स में उसकी पोजीशन हो गई यहाँ, तो अर्थ की पोजीशन चेंज होगी। अब हम ऐसा तो नहीं करने वाले लेबोरेटरी को उठा के ही अलग जगह पर रख देंगे, नहीं, है ना, तो हमारी लेबोरेटरी तो सेम प्लेस पर ही है, हम वहीं से ऑब्जर्व करेंगे दोबारा से। तो दो अलग अलग पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे क्रिएट होंगे, हम अर्थ के मोशन को ही यूज करने वाले हैं। जब यहां से ऑब्जर्व किया सेम लेबोरेटरी से, तो क्या होगा, एक बन जाएगा लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन, और जब 6 मंथ्स के बाद में हम ये टाइम गैप रख लेते हैं और अब बन जाएगी लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन ये। सो दीज आर 2 लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। दिस डिस्टेंस विल नाउ बिकम b, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा b, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसको हम बेसिस कहते हैं। एंड दिस कंप्लीट एंगल विल बी पैरेलैक्स एंगल, यानी कि थीटा। ओके, ये कंप्लीट एंगल जो होगा वो पैरेलैक्स एंगल हो जाएगा थीटा। बट यहां पर हम इसको हाफ एंगल को भी पैरेलैक्स एंगल मान लिया जाता है, क्योंकि मतलब इसमें सीधी सी बात है कि एक लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर ये कंप्लीट थीटा है, सो दिस एंगल विल बी थीटा बाय 2। सो अब हम इसे कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो इस डिस्टेंस को यूज करें, ठीक है, और कंप्लीट थीटा को इंक्लूड करें, या फिर अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं, ठीक है। वी नो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, ये डिस्टेंस हमें पता होता है, ठीक है। ये कंप्लीट एंगल हमने निकाला। अब आप बोलेंगे कि हमें कंप्लीट एंगल निकालने की जरूरत, अगर हमें यूज यही करना है तो हम कंप्लीट क्यों निकालेंगे, बिकॉज जब हम दो अलग अलग पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से ऑब्जर्व करते हैं तभी तो हमें थीटा पता लगेगा, राइट। तब हमें क्या पता लगेगा, थीटा की वैल्यू क्या है, फिर हम उसका क्या कर देंगे हाफ, यानी कि ये एंगल हो गया। बाकी जो अब काम करना है वो थ्योरेटिकली हो जाएगा कि दिस एंगल इज थीटा बाय 2, ये डिस्टेंस हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। सो नाउ वी नो दिस एंगल, वी नो दिस डिस्टेंस। सो ये जो डिस्टेंस है लगभग, ये हम अप्रोक्सीमेशन मानेंगे फिर से कि ये दोनों डिस्टेंस सेम ही होंगे, राइट। और ये डिस्टेंस हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर लेंगे। सो सेम वे में मतलब प्रैक्टिकली पैरेलैक्स मेथड को इस तरह से यूज किया जाता है। ऑल राइट, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ वी विल सी कि हम डायामीटर को कैसे मेजर करते हैं। किसी भी स्टार के साइज को, किसी भी प्लैनेट के साइज को मेजर करना है तो उसका हमें डायामीटर पता होना चाहिए, ठीक है। सो वो हम कैसे करने वाले हैं, ओके। सो नाउ लेट्स से वी आर ऑन अर्थ, ये जो पार्ट है ये अर्थ है, और ये कोई बहुत डिस्टेंस पर लोकेटेड क्या है, एक प्लैनेट है, ठीक है। एंड दिस इज आवर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसे हम अर्थ पर लोकेटेड है तो ये हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से हम जो भी ये प्लैनेट है उसकी एक साइड से आने वाली लाइट को ऑब्जर्व करने वाले हैं, ठीक है। उसकी लाइन ऑफ साइट, ये लाइन ऑफ साइट अलग डायरेक्शन में होगी और उसके दूसरे एज से, ठीक है, दिस इज वन एज एंड दिस इज अनदर एज, तो यहां से आने वाली लाइट क्या होगी, डिफरेंट डायरेक्शन में होगी। ये एक डायरेक्शन में होगी, ये डिफरेंट डायरेक्शन में हो जाएगी। अब हमें पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को चेंज करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन विल बी सेम। ऑल राइट, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन अब इस सिचुएशन में हम सेम रखेंगे। नाउ दीज आर 2 डिफरेंट डायरेक्शंस जहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इस सेम ऑब्जेक्ट को, सेम प्लैनेट को या फिर स्टार को, ठीक है। सो वी नो दिस एंगल, अब हमें ये एंगल तो पता है, ठीक है, और हमें ये डिस्टेंस भी पता है। अब आप बोलेंगे डिस्टेंस कैसे पता है, डिस्टेंस हम मेजर कर चुके हैं, हमने देखा ना कि डिस्टेंस कैसे मेजर करना है। नाउ वी नो द डिस्टेंस। एक बार जब हमें डिस्टेंस पता लग गया अर्थ के बीच में और उस प्लैनेट के बीच में, फिर हम उसका साइज भी डिटरमाइन कर सकते हैं। दिस इज द डायामीटर। अब लेट्स से इसको हम क्या कह सकते हैं, किससे रिप्रेजेंट करें, हम इसे आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं।
ठीक है, दिस डिस्टेंस इज लेट्स से r, कुछ भी मान लेते हैं. सो वी नो दिस एंगल थीटा एंड वी नो द डिस्टेंस बिटवीन दिस प्लैनेट एंड अर्थ, वो डिस्टेंस हमें पता है d. ऑलराइट, और हमें निकालना क्या है, दिस r, ये जो डायमीटर होगा ये हमें फाइंड आउट करना है. तो अगेन वी विल यूज सेम फॉर्मूला, थीटा जो एंगल होता है वो ये बन जाएगी आर्क. बेशक से ये आर्क नहीं है बट अप्रोक्सीमेटली इसे आर्क मान सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज आर्क एंड दिस इज रेडियस. नाउ दिस इज रेडियस. सो थीटा विल बिकम, अगेन वो प्लेन एंगल में हम यूज कर रहे हैं, थीटा विल बी दिस आर्क लेंथ अपॉन में दिस रेडियस. काइंड ऑफ ये रेडियस है इस टाइम पर, तो दिस विल बिकम r अपॉन d. ठीक है, एंड व्हाट इज अननोन हियर, जो हमें निकालना है दैट इज r. वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ r, सो इट विल बिकम r इज इक्वल टू थीटा मल्टीप्लाइड बाय d. बस, दिस इज द फॉर्मूला विच वी विल यूज. अगेन थीटा शुड बी इन रेडियंस. इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि थीटा रेडियंस में ही होना चाहिए एंड d इज द डिस्टेंस बिटवीन दैट ऑब्जेक्ट, वो प्लैनेट है, स्टार है, कुछ भी है, एंड अर्थ. ठीक है, उस सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच का डिस्टेंस हमें पता है. थीटा हमने कैलकुलेट कर लिया एक्सपेरिमेंटली, उसके दोनों एजेस से हमने लाइट को ऑब्जर्व किया और देखा कितने एंगल पर वो बनती है. सो थीटा वी ऑलरेडी नो. ठीक है, सो इसके ऊपर बेसिक ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे जहां पर आपको यही फॉर्मूला यूज करना है. सो यू शुड नो द थ्योरी. अगर आपको ये थ्योरी पता है तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है. हम किसी भी प्लैनेट का, स्टार का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं या फिर उसका साइज, डायमीटर हम मेजर कर सकते हैं. उसके आगे वो कुछ भी पूछ सकता है, इसकी वॉल्यूम बता दो. ठीक है, अगर आपको डायमीटर पता लग गया तो हम वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं. फिर तो हम स्फेरिकल मान लेंगे उस बॉडी को, 4/3 पाई r क्यूब, तो वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं. राइट, सो नाउ वी विल सी फ्यू क्वेश्चंस. आवर टॉपिक फॉर टुडे इज कंप्लीट. हमने देख लिया पैरेलैक्स मेथड क्या होता है, लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने का एक तरीका होता है, एंड हाउ टू कैलकुलेट दोज लार्ज डिस्टेंस वो भी हम देख चुके हैं. नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चंस. अब क्वेश्चंस को करने से पहले, मतलब दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन, एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल के तौर पर गिवन है, बट डोंट कंसिडर इट एज अ क्वेश्चन. ठीक है, ये जस्ट एक कंसेप्ट ही है. ठीक है, हमें पता है कि 1 डिग्री में कितने रेडियंस होते हैं. कैलकुलेट द फॉलोइंग एंगल्स इन रेडियंस. तो 1 डिग्री में कितने रेडियंस होते हैं वी ऑलरेडी नो, बट 1 डिग्री के भी हमने आगे पार्ट किए हुए होते हैं. राइट, 1 डिग्री को भी हमने 60 पार्ट्स में डिवाइड किया है. सो दैट इज नोन एज 1 मिनट. और 1 मिनट को भी हम आगे फर्दर 60 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज नोन एज 1 सेकेंड. है ना, जैसे 1 आवर होता है, 1 आवर टाइम को हम देखते हैं, 1 आवर उसको हमने 60 मिनट्स में डिवाइड किया है. ठीक है, और फिर फर्दर 1 हर एक मिनट को फिर 60 सेकेंड्स में डिवाइड किया है. 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकेंड्स बन जाते हैं. 1 आवर मीन 60 मिनट्स, 60 मिनट्स मीन्स 3600 सेकेंड्स. तो सेम वे में हमने यहां पर एंगल्स को भी इसी तरह से डिवाइड किया है. ठीक है, एंगल्स को भी हमने डिवाइड किया है. 1 डिग्री को 60 पार्ट्स में, उसका जो एक पार्ट होता है वो 1 मिनट हम कह देते हैं. तो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल 1 मिनट. मिनट के लिए हम सिंपली ये लगा देते हैं और इसका मीनिंग क्या है, 1/60 डिग्री, यानी कि 1 डिग्री को हमने 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. ओके, और जो 1 सेकेंड है, अभी जो 1 सेकेंड है ये कैसे बनी है, ये बनी है 1 मिनट को 60 पार्ट्स में डिवाइड करके. यहां पर डिग्री नहीं, यहां पर मिनट लगेगा. हमने 1 मिनट को क्या किया है, 60 पार्ट्स में डिवाइड किया है. सो अब जो बना है वो 1 सेकेंड है. अगर हम इसे डिग्री में लिखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, 1/60, बिकॉज 1 मिनट इटसेल्फ इज 1/60 डिग्री, है ना. तो वो 60 क्या हो जाएगा, 2 बार आ जाएगा. 60 × 60, ये क्या हो गया, डिग्री. या फिर आप इसे लिख सकते हैं 1/3600 डिग्री. ठीक है, तो जो हम 1 डिग्री, हमें पता है 1 डिग्री बहुत छोटा सा एंगल होता है, तो उस 1 डिग्री का जो 60th पार्ट होता है वो बन जाती है 1 मिनट, और उस 1 मिनट का भी जो 60th पार्ट होता है वो बन जाती है 1 सेकेंड. बट नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दीज एंगल्स इनटू रेडियंस. अब हमें रेडियंस में कन्वर्ट करना है. तो पहला पार्ट तो बड़ा सिंपल है, 1 डिग्री. सो वी ऑलरेडी नो कि
पाई रेडियंस जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री, है ना, ये तो अब याद होगा ही, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस। सो 1 डिग्री क्या बन जाएगा, पाई डिवाइडेड बाय 180, यहां पर आ जाएगा पाई, अपॉन में आ जाएगा 180, ओके, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियंस। ऑल राइट, अब अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं, पाई की वैल्यू आपको पता है 3 पॉइंट क्या होती है, 3.14, राइट, और 180 हमें पता ही है, तो इसको कैलकुलेट करने पर आता है 1.745, ये याद नहीं करनी है बट यू शुड नो, 1.745 इंटू 10 की पावर -2 रेडियंस, ठीक है। सो इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर 1 डिग्री कभी भी आता है तो वो 1 रेडियंस में इतना होगा, 1.745 इंटू 10 की पावर -2 रेडियंस। वैसे हमारा इससे काम चल जाता है, हम अगर पाई अपॉन 180 लिख देंगे क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल में, तो यहाँ से भी बात बन जाएगी, कुछ ना कुछ कैंसिल हो जाएगा और सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हमें करना है 1 मिनट को, ठीक है, तो पहले तो हमें 1 मिनट पता होना चाहिए कि डिग्रीज में कितना होता है, वो हमें पता है 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री, ठीक है, और हमें पता है कि 1 डिग्री में पाई बाय 180 रेडियंस होते हैं। सो अब मैं लिखूंगा 1/60 और बिकॉज दिस इज 1/60 डिग्री, और 1 डिग्री में होते हैं पाई अपॉन 180 रेडियन, तो वी विल यूज द सेम थिंग, पाई अपॉन 180 रेडियंस, ठीक है। सो दिस विल बी योर आंसर, 1/60 इंटू पाई अपॉन 180। न्यूमेरिकल्स में हमारा यहां से काम चल जाएगा, बट इफ यू एग्जैक्टली कैलकुलेट दिस वैल्यू, अगर आप इसे कैलकुलेट करते हैं, सो इट विल कम 2.91 इंटू 10 टू द पावर -4। ऑलराइट, तो ये सॉल्व करने पर आती है, अगर आप नोट करना चाहें तो 1 मिनट इज इक्वल टू इतना, यूनिट इज सेम, यहां पर भी रेडियंस ही आ जाएगी, ठीक है, हम रेडियंस भी कैलकुलेट कर रहे हैं। लास्ट पार्ट 1 सेकेंड, 1 सेकेंड क्या होती है, अब हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 1/3600 ऑफ अ डिग्री, है ना, 1/3600 ऑफ अ डिग्री, सो 1/3600 आ जाएगा, ठीक है, और डिग्री किसके इक्वल होती है, पाई अपॉन 180। ये पार्ट मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि अब आपको लर्न कर लेना है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, बिकॉज ये तो बहुत फ्रिक्वेंटली हम यूज करने वाले हैं, मिनट्स या फिर सेकंड फिर भी हमें इतना नहीं मिलेंगी देखने को, यूज करने को, बट ये तो हमें याद होना ही चाहिए कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियंस होता ही है। सो 1 सेकेंड क्या हो गया, 1/3600 1 डिग्री का, और 1 डिग्री होती है पाई अपॉन 180 रेडियंस। सो दैट्स इट। उसके बाद में आप इसे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने पर जो वैल्यू आएगी वो है 4.85 इंटू 10 टू द पावर -6 रेडियंस ही हो जाएगा। सो दैट्स ऑल। 1 डिग्री, 1 मिनट और 1 सेकेंड को हमने क्या किया, रेडियंस में कन्वर्ट किया। ये वैल्यूज याद करने की हमें जरूरत नहीं है, बट वी शुड रिमेंबर कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियंस। ऑल राइट, नाउ वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ठीक है, जो कि बेस्ड है ऑन पैरेलैक्स मेथड जो हमने पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 2, द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम 2 डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द अर्थ, ठीक है, अर्थ के ऊपर हमने 2 अलग अलग पॉइंट से ऑब्जर्व किया है मून को। द एंगल थीटा सबटेंडेड एट द मून, ठीक है, जो मून पर बनेगा, बाय 2 डायरेक्शंस ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 1 डिग्री 54 मिनट्स। तो देखो मिनट्स का यूज आ गया, 1 डिग्री 54 मिनट का ही वो एंगल बना रहा है। हमने देखा था कि बहुत स्मॉल एंगल्स ही बनाएंगे जब हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, तो ये एंगल स्मॉल ही होंगे। गिवन द डायमीटर ऑफ अर्थ टू बी अबाउट, अब डायमीटर हमें अर्थ का दे दिया है 1.276 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर। कंप्यूट करना हमें डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। सो हमने क्या किया है इस क्वेश्चन में, दिस इज अर्थ, ठीक है, और ये हम मान लेते हैं कि दिस इज मून, जस्ट एक पॉइंट साइज जितना, ठीक है। अब अर्थ के हम 2 डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स, लेट्स से दिस इज ए एंड दिस इज बी, से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं मून को,
ठीक है। सो ऑब्वियसली हम दो अलग अलग डायरेक्शंस में उसे ऑब्जर्व करेंगे। सो दीज आर टू डायरेक्शंस। अब ये जो एंगल यहां पर बना रही है, दिस एंगल थीटा इज गिवन एंड दिस डायमीटर इज ऑल्सो गिवन, और ये जो डिस्टेंस है कैपिटल डी, ये हमें निकालना है बिटवीन मून एंड अर्थ। ऑलराइट, सो व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ थीटा? थीटा की वैल्यू थी 1 डिग्री 54 मिनट्स और डायमीटर है ये। सो थीटा इज इक्वल टू 1 डिग्री 54 मिनट एंड दिस डायमीटर वी आर रिप्रेजेंटिंग इट बाय स्मॉल डी, ये है 1.276 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर्स। ठीक है, तो दोनों वैल्यू हमें दी हुई है। अब क्या फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं? फिर से थीटा, जो ये एंगल होता है, ये होता है आर्क अपॉन में रेडियस। ठीक है, यहां पर ये अप्रोक्सीमेटली क्या है? हमारी आर्क। सो थीटा इज इक्वल टू स्मॉल डी इज दिस आर्क एंड कैपिटल डी इज द रेडियस। काइंड ऑफ अब यहां पर ये रेडियस बन चुकी है, बट ये हमें निकालना है, तो ये इस साइड ले आएंगे और थीटा को हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। सो व्हाट विल इट बिकम? डी इज इक्वल टू स्मॉल डी अपॉन थीटा। वी नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल डी, ठीक है, 1.276 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर, वो तो सही है। अब जो थीटा है वो हमें क्या दिया हुआ है? 1 डिग्री 54 मिनट्स, तो इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 डिग्री 54 मिनट को हमें कन्वर्ट करना होगा रेडियंस में। ठीक है, अब 1 डिग्री में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट्स। ठीक है, 1 डिग्री में 60 मिनट्स और 54 मिनट्स और है। सो ये टोटल मिनट्स कितनी बन जाती है? 60 प्लस 50 110, तो 114 मिनट। सो ये मैंने क्या किया? 1 डिग्री 54 मिनट को कन्वर्ट कर लिया सिर्फ मिनट्स में। ठीक है, अब ये कंप्लीटली मिनट में आ गया। अब हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था, तो यहां पर हमें पता है कि 1 मिनट इज इक्वल टू दिस मच ऑफ रेडियंस, 2.91 इंटू 10 टू द पावर -4। ये याद नहीं रखना है तो ऑब्वियसली हम ये यूज कर सकते हैं कि 1 मिनट किसके इक्वल होता है? 1/60 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियंस के इक्वल। सो बस ये कन्वर्जन फैक्टर हम वहां यूज करेंगे, बट ऐसे इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट कैलकुलेशन वाले नहीं आते हैं न्यूमेरिकल्स, सो वी कैन, बट जो मेथड होगा वो यही रहेगा। 114 मिनट्स, उसे हम कन्वर्ट करेंगे रेडियंस में, यहाँ वैल्यू डालेंगे, डिस्टेंस जो हमें कैलकुलेट करना था वो आ जाएगा। राइट, नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ओके, a man wishes to estimate the distance of a nearby tower from him. He stands at a point A in front of the tower C. तो टावर कहां पर लोकेटेड है? इस पॉइंट पर C, एंड मैन इज स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट A. ऑलराइट, यहां पर मैन है और यहां पर क्या है? टावर लोकेटेड है और वो इसे ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, एंड स्पॉट्स अ वेरी, ये स्पॉट्स नहीं आएगा, एंड स्पॉट्स अ वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट O. अब जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमें सिर्फ वही ऑब्जेक्ट तो नजर नहीं आता, हमें उसके पीछे के भी ऑब्जेक्ट्स नजर आते हैं। तो इस टावर के पीछे कोई बहुत डिस्टेंट एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम O से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो यहां खड़े होकर उस टावर को तो देख ही रहा है, साथ साथ में उस ऑब्जेक्ट को भी देख पा रहे हैं। ठीक है, सो ही इज एबल टू सी दैट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट O. सिंस O इज ओके ऑब्जेक्ट O, he then walks perpendicular to AC. नाउ दिस इज AC, अब इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो वॉक करता है। ठीक है, एंड रीचेज अ पॉइंट B. अब वो पहुंच गया B विच इज 100 मीटर अवे। ये डिस्टेंस जो है वो 100 मीटर्स का है। दिस इज गिवन। ऑल राइट, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाता है, बट ही फाइंड्स द लाइन ऑफ साइट ऑफ C शिफ्ट फ्रॉम द ओरिजिनल लाइन। तो अब उन्होंने कहा कि यहां खड़े होकर भी जब वो उस टावर को देखता है, सो ही इज अगेन एबल टू सी दिस ऑब्जेक्ट। ये बहुत डिस्टेंस पर है, तो वो दोनों ही सिचुएशन में इस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं, पॉइंट A से भी और पॉइंट B से भी। सो हमें कैलकुलेट क्या करना है, एंड दिस थीटा इज गिवन, जो एंगल, ये जो दो लाइन ऑफ साइट एंगल बना रही है, दिस थीटा इज 40 डिग्री। अगेन हमें डिग्री में कुछ भी यूज नहीं करना है, तो इसे हम रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे। 40 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिग्री होती है पाई अपॉन 180 रेडियंस। सो ये कन्वर्जन हम बार बार यूज करेंगे डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए। यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा रेडियंस में। सो थीटा हमें पता लग जाएगा। एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ
जो भी हमें डिस्टेंस किसका एस्टिमेट करना है बिटवीन मैन एंड टावर। क्वेश्चन में ये है, फाइनली शायद कंप्लीट नहीं है, बट डिस्टेंस हमें मैन और टावर के बीच का डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। अब यहां पैरेलैक्स मेथड यूज नहीं होगा, पैरेलैक्स मेथड हम यहां यूज नहीं करेंगे, ठीक है। हमने पढ़ा पैरेलैक्स मेथड हम जब बहुत डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को मेजर करते हैं, उनके डिस्टेंस को, कोई प्लैनेट है अगर कोई स्टार है, बट यहाँ तो हम जस्ट इस टावर का ही डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं इस मैन से, ठीक है, फ्रॉम दिस मैन, इस पोजीशन से। सो यहाँ सिंपल हम ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं। दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। अब हम इसे देखते हैं कैसे हम यूज करेंगे। सिंपली हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। ये पहली पोजीशन थी मैन की, देन ही वॉक्ड 100 मीटर्स, ठीक है, एंड रीच दिस पॉइंट बी एंड दिस इज द लोकेशन ऑफ टावर। ये एंगल थीटा हमें 40 डिग्री दिया हुआ है एंड वी हैव टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस, लेट्स से दिस इज इक्वल टू डी। यही डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। तो दिस इज अ ट्रायंगल, ये एंगल आपको पता है। अगर हम इस एंगल की तरफ से हम देखते हैं तो ये क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, राइट। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर मीन्स 100, बेस मीन्स कैपिटल डी जो हमें कैलकुलेट करना है, एंड दिस इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। थीटा हमें दिया हुआ है 40 डिग्री। तो यहाँ वैसे डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट किए बिना भी, बट ये वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। अगर वो टेंजेंट 30 बोलता तो हमें पता है ऑलरेडी कि टेंजेंट 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3, तो हमारा आंसर आ जाता। बट एनसीईआरटी में ज़्यादातर वैल्यूज ऐसी दी है, तो आप 30 डिग्री मानकर बस कैलकुलेट कर लो, ठीक है। डिस्टेंस जी क्या बन जाएगा, दिस इज 100 अपॉन डी, बिकॉज मेथड इज सेम, डी वहाँ जाएगा एंड इट विल बिकम 100√3 वहाँ। सो डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड मैन विल बिकम 100√3 अगर ये एंगल 30 डिग्री दिया होता, बिकॉज 30 डिग्री से कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 40 पे हमें वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन होनी चाहिए कि टेंजेंट 40 डिग्री को हमें क्या कंसिडर करना है, राइट। सो टुडे वी डिस्कस्ड पैरेलैक्स मेथड टू मेजर लार्ज डिस्टेंसेस। हमने देखा लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर कैसे कर सकते हैं, और अगर कोई साइज भी मेजर करना है, उसका डायमीटर मेजर करना है प्लैनेट का या स्टार का, तो भी हम कैसे मेजर कर सकते हैं, राइट। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस हम स्मॉल डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं, मास को कैसे मेजर करते हैं, यानी कि जो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उन्हें हम कैसे मेजर करते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।